हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर। चलो आज क्या करने वाले हैं, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, उसके नीट और एआईपीएमटी के सारे पीवाईक्यूज एक एक कर गिनेंगे फ्रॉम 1988 टू दिस ईयर। अभी समझ लो एक चीज कि ये वीडियो जब देखने बैठो उससे पहले पूरे चैप्टर 13 का न्यूक्लियाई का पूरा रिवीजन करो, सारी थियरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, रिएक्शन, वो सब आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। पूरा एक बार कंसंट्रेशन से रिवाइज कर दो और फिर ये वीडियो देखने बैठो। वीडियो देखने की स्टाइल भी क्या रहेगी कि जैसे डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, खुद गिनने का ट्राई करो, जो आ जाता है तो आंसर टैली करो और आगे बढ़ो, जो नहीं आ रहा है तो वीडियो प्ले करके देख सकते हो। चलो तो बिना कोई टाइम बिगाड़े हम सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ना बच्चों, चलो। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज, भाई हमको पता है, वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, याद है, वर्सेस एटॉमिक मास। तो ये ग्राफ कैसा था इनिशियली, ऐसे यहाँ पे 26 ये Fe 26 56 पे मैक्सिमम होता था और उसके बाद डिक्रीज हो रहा था। लेकिन हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है, हाँ, ये आपकी 8.8 थी, लेकिन ये वैल्यू आपकी 8 थी। सो व्हाट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो याद रखना कितनी है, 8 मेगा eV। सेकेंड, एन एलिमेंट A decays into C by two-step process, first from A to B by emitting alpha particle, मतलब 2He4, and then B to C by emitting 2 beta particle. So we have to decide for ACAB, okay? तो चलो यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, A इज इक्वल टू B प्लस 2He4 लिख देता हूँ। समझना, अभी Z मुझको पता नहीं है कौन है, तो मैं उसका एटॉमिक नंबर Z बोल देता हूँ, उसका एटॉमिक मास A बोल देता हूँ। तो जब इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो Z क्या बनेगा, Z-2, और एटॉमिक मास क्या बनेगा, A-4। क्लियर? ये आपका B बन गया। एक और B के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे, देखो बच्चों कुछ है ही नहीं, A भी अलग है, Z भी अलग है, बराबर है। और अभी B की बात करेंगे। भाई B कौन बन गया था, Z-2 A-4। उसमें से कौन बना, C बना, लेकिन उसने क्या एमिट किया, 2 बीटा माइनस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। भाई उसको लिखने का स्टाइल मैंने सिखाया था। इलेक्ट्रॉन को लिखने का स्टाइल क्या है, -1 E0, और पॉजिट्रॉन को लिखने का स्टाइल क्या है, +1 E0। तो यहां पर कौन है, E-, तो 2 इंटू -1 E0 लिख पाएंगे। चलो तो यहां पे ये कौन है मुझको पता नहीं है, लेकिन हम बैलेंस करते हैं। भाई यहां पे कौन होगा, यहां पर कौन होगा, चलो यहां पे M बोल देता हूं, यहां पे N बोल देता हूं सपोज। तो आप कर सकते हो नीचे Z-2 इज इक्वल टू, ये कौन है M, यहां पे -2 हो जाएगा, -2 निकल गए, मतलब M कौन आ गया, Z। सही है बच्चों, सही है। तो ये M हम यहां पे निकाल देंगे, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहां पे Z। और देखो यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो A-4, ये तो 0 हो गया, तो कंपलसरी आपका ये कौन होगा, A-4 ही होगा। तो B और C कौन है, भाई B और C में देखो Z सेम है, तो B एंड C आर आइसोबार्स। लेकिन हमको B और C तो पूछा नहीं है, A और B की बात पहले हो जाएगी तो भाई कुछ नहीं है, लेकिन A और C की बात हो रही है, तो देखो दोनों में Z सेम है, मतलब दे आर आइसोटोप्स, A एंड C आर आइसोटोप्स। क्लियर? रिएक्शन में कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए। E- इलेक्ट्रॉन, उसको -1 E0 लिखो, पॉजिट्रॉन +1 E0 लिखो, अल्फा पार्टिकल बोला है इट इज 2He4, फिर प्रोटॉन बोला है, प्रोटॉन को लिखने का स्टाइल है 1H1, फिर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को लिखने का स्टाइल है 0N1, फिर ड्यूटेरॉन पूछा है, ड्यूटेरॉन, तो ड्यूटेरॉन क्या होगा, भाई ड्यूटेरॉन होगा 1H2 होगा। ट्रिटियम है तो उसको लिखने का स्टाइल है 1H3। ये सब आपको क्लियर होने चाहिए।
बराबर है, तो एक रिएक्शन में आपको काम आएंगे। नेक्स्ट, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, भाई क्यूरी किसका यूनिट है सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। फोर्थ, द न्यूक्लियस कार्बन 612, कार्बन 612 था, एब्सॉर्ब्स एन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, भाई इसने क्या किया, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, मतलब न्यूट्रॉन उसके साथ मिल गया, एंड एमिट्स बीटा पार्टिकल, भाई उसने एमिट क्या किया, बीटा पार्टिकल मतलब बी माइनस, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस यहां पे कौन आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलो देखते हैं, यहां पे कार्बन 612 लिखने का स्टाइल करते हैं, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखेंगे, एक्स कौन है पता नहीं, जेड ए, लेकिन बीटा पार्टिकल को लिखने का स्टाइल है -1E0, बीटा माइनस है याद रखना। तो यहां पर चलो ऊपर ऊपर का एडिशन कर ले, तो 2 + 1 = A, तो आपको A कौन मिल जाएगा 13, नीचे 6 = 6 + 0 6 = Z - 1, तो Z आपको 7 मिल जाएगा, तो आपका जो X होगा वो 7 13 होगा। ऐसा कौन है, ऐसा एक ही बंदा है यहां पर जिसका नाम है बी। सही है, सही है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 613, ओहो यहां पे 7 है तो ये नाइट्रोजन होना चाहिए बच्चों, ये नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन 7, ये कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन 7 14, ये नाइट्रोजन 714 होना चाहिए, और दूसरा है नाइट्रोजन 714। सही है, तो ये दोनों कौन है भाई, इसमें देखो ए भी सेम नहीं है, जेड भी सेम नहीं है, लेकिन 13 - 6 करेंगे तो आपको 7 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, यहां पर भी 14 - 7 करेंगे तो आपको 7 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, सो दे आर आइसोटॉन्स। कौन है, दे आर आइसोटॉन्स। 6, the ratio of radii of nuclei aluminium 1327 and tellurium 52 125 is, भाई रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, R = R0 A⁻⁴, तो यहां पे लिख सकते हैं R is proportional to A⁻⁴, तो यहां पर कर ले R किसका, एल्यूमिनियम का अपॉन R टेल्यूनियम का 1/3, तो यहां पर एल्यूमिनियम का A कौन है, प्रोपोर्शन है ना, मैं एक बार लिखता हूं, चलो तो एक बार लिखूंगा, आगे नहीं लिखूंगा इसको, तो ये है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कौन है बच्चों 27, ये कौन है बच्चों 125, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 3/5, कहां पर, अरे 3/5 तो है नहीं, तो इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करने का ट्राई किया है, देखो ये रहा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/10 हो ही जाएगा ना, हाँ तो आपका आंसर कौन आएगा, ये आपका ए आएगा। सही है, सही है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज, पर न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए कौन सा सही है, चलो पढ़ते हैं एक एक करके। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, नहीं भाई उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है ही नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर फोर्स, पर्टिकुलर फॉर्मूला, बरोबर है। दे ओबे इनवर्स थर्ड पावर, अरे नहीं भाई कोई फॉर्मूला है ही नहीं। दे आर शॉर्ट रेंजर फोर्सेस, ये सही है। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दे आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस, दो पार्टिकल एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो उन पे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बट द न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, देयर रेंज इज 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻16 मीटर। फर्मी ऑर्डर का डिस्टेंस होगा, फर्मी एवरेज 10⁻⁻50, तभी उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, बाकी तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा उनके बीच में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। सही है। नेक्स्ट, इफ द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय दिस, भाई 2 प्रोटॉन के बीच का फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात हो रही है, ये कौन से फोर्स की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो कौन सा फोर्स, भाई इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, याद रखना स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, और उसके कारण सब में फोर्स सेम ही होता है, तो कहां पर है ऐसा आंसर, आपका ए में आ गया। 9th,
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर आर बिलीव टू बी, अरे भाई ये नीट में पूछने लायक है। किसके बने हैं? न्यूक्लियर किसका बना हुआ है? बाय न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर कंबाइंड कॉल्ड न्यूक्लियन। याद रखना, उसको कंबाइंड क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। 10 इन द न्यूक्लियस 11, सोडियम 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कौन है? Z आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा, तो ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। एंड द नंबर न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन यहां पे 12 माइनस 11 करना पड़ेगा। ये जो टोटल है दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होगा प्रोटॉन। तो आपको सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए, तो इसमें से ये माइनस करो। अरे मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया क्या बच्चों? तो यहां पर 23 माइनस 11 तो आपको 12 मिलेगा। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12, और इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो 0 होगा। अभी कोई बोलेगा सर जितने प्रोटॉन होते हैं ना, हमको तो ये सिखाया गया है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भाई साहब वो एटम की बात हो रही है, एटम बोला होता तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर बोला ये कौन है? ये किसका सिंबल है? तो ये सोडियम न्यूक्लियस का सिंबल है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो आपका सही आंसर ये रहेगा। सही है। हाँ, मुझको अभी सोडियम पूछा होता, सोडियम एटम पूछा होता तो 11, 12, 11 आंसर में लिखता, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, सही है। द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विथ मास ए एस। समझना एक चीज में क्या समझा रहा हूं। कोई भी एक्स न्यूक्लियस ले लो जिसका एटॉमिक नंबर Z और उसका एटॉमिक मास है ए कौन? भाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, थियरी में सब कुछ नोट्स में लिखाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार प्रूव करके बताता हूं। तो ए इज इक्वल टू कौन है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। और चलो लेट m0 इज अ एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो दोनों का मास m0 कंसीडर कर लो। चलो, तो इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं? a जितने। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के a बन रहे। एक प्रोटॉन या तो फिर एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? m0, तो इसका टोटल मास क्या हो गया? m0 इंटू a हो गया। पक्का? ओके। अभी मुझको चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। पर डेंसिटी का फॉर्मूला तो मैं तो एक ही जानता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब कौन? मास अपॉन वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू मास की जगह पे लिखेंगे m0 इंटू ए, ये रहा। और v कौन? v हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। इफ r be the radius of nucleus then the volume is 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ m0 a, चलो ये तीन को ऊपर ले लेता हूं, 4 पाई, और r कौन? भाई r की वैल्यू तो हम जानते हैं, क्या है फॉर्मूला? r इज इक्वल टू r0 a रेज़ टू 1/3, और उसका क्यूब करेंगे तो 3m0a, नीचे आएगा 4 पाई r0 क्यूब इंटू a। r का क्यूब होगा लेकिन इसका 1/3 पावर है, तो 3 होके 1 हो जाएगा। ये दोनों तो कट चुके, जो कट चुके तो ये आपका आया 3m0 अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। देखो बच्चों, ये तो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कांस्टेंट है। ये तो कौन है? कांस्टेंट है। उसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी, कोई भी मटेरियल हो, हाइड्रोजन से लेके लास्ट वाला वहां तक, न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसी है? सेम। पक्का? एटॉमिक की मास डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉपर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, फिर बोले तो आयन की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं। मटेरियल की डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। वाटर की 1000 होती है, कॉपर की 8900 होती है, मर्क्यूरी की 13600 होती है केजी पर मीटर क्यूब। मैटर डेंसिटी सबकी अलग होगी, लेकिन सब में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो और सिर्फ उनके न्यूक्लियस की डेंसिटी करेंगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी हर एक के लिए सेम होती है। तो कोई भी मटेरियल लो, उनके बीच का जो रेशियो होगा 1:1 ही होगा। तो याद रखो, यहां पे न्यूक्लियस डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर
पे डिपेंड नहीं करती है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। चलो आगे 12, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास, हमको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है 1U, भाई उसको इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 93931 मेगा ईवी, या तो फिर उसको बोल सकते हो एक्स पर टेक्स्ट बुक, एक्स पर एक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इतना हमने लिखा हुआ है, कैसे पता होना चाहिए आपको। सोलर एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी, सन क्यों हमको एनर्जी दे रहा है, तो भाई वहां पे फ्यूजन चल रहा है, किसका फ्यूजन चल रहा है, सन पहले अभी भी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन में, पहले पूरा हाइड्रोजन का था, फिर हाइड्रोजन कंबाइन होने स्टार्ट हुए, क्यों, हमको पता है कि वेरी लाइट न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जो वेरी हैवी न्यूक्लियस है वो भी उनकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन पर वो भी कम है, और जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो कोई भी स्ट्रक्चर क्या करने का ट्राई करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने का ट्राई करेगा, तो लाइट न्यूक्लियाई जो है वो इंटरमीडिएट की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, क्यों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अभी सन में क्या चल रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर बना रहा है कौन, हीलियम, व्हेन टू लाइटवेट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई, है ना, हैवी न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन। तो सन में अभी जो चल रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो फ्यूजन रिएक्शन, सही है। 14, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई अल्फा पार्टिकल कौन है, तो हमको पता है अल्फा पार्टिकल 2He4 है, उसमें 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, एक प्रोटॉन का मास mp, तो 2 प्रोटॉन का मास 2mp, एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो 2 न्यूट्रॉन का मास 2mn, तो टोटल मास कितना होना चाहिए, टोटल मास इतना होना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन भाई ने क्या बताया था कि नहीं भाई, कोई भी न्यूक्लियस का मास उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन के उनके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस के इंडिपेंडेंट टोटल मास से कम होगा, और उसके कारण जब अल्फा पार्टिकल बनेगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। कहां पर है ऐसा, लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, सही है, सही है। 15, heavy water is used as a moderator in the nuclear reactor. The function of the moderator is, we know that during nuclear fission of uranium, some neutrons are emitted. They are called emitted neutron which have energy of 2 mega eV. और हमको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो हमको उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव फॉर फिशन प्रोसेस देन फास्टर न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोसेस में न्यूक्लियर फिशन में जो एमिट हुए वो काफी स्पीड में होते हैं, तो उनको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो उनकी स्पीड कम करनी जरूरी है, तो वो कम करने का काम कौन करेगा, मॉडरेटर करेगा, दे स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, पता चला। 16, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ सिंगल यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस इज दिस। एक यूरेनियम न्यूक्लियाई का क्या होगा, एक यूरेनियम न्यूक्लियर का क्या होगा, फिशन होगा, जो फिशन हो सॉरी फ्यूजन होगा, सॉरी फिशन यूरेनियम है, तो 200 मेगा ईवी एनर्जी रिलीज होती है। द फिशन रेट ऑफ यूरेनियम 92-235 रिएक्टर ऑपरेटिंग एट पावर लेवल ऑफ 5 वाट। एक रिएक्टर है वो हर सेकंड पे कितनी एनर्जी, 5 वाट मतलब 5 जूल पर सेकंड, यहाँ पे किलोवाट होगा शायद, पता नहीं, देखते हैं। ओके, इतना तो रिएक्टर होता है क्या, किलो या मेगावाट होगा, यहाँ पे कुछ गलती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी कम एनर्जी के लिए क्या रिएक्टर बनाओगे, तो फिर बरोबर है, तो यहाँ पे मेगावाट होगा या तो किलोवाट होगा, देखते हैं, जो आंसर सेट होगा हम सेट करेंगे। लेकिन समझो जो रिएक्टर है उसमें से हर सेकंड पे इतना जूल एनर्जी बाहर आना चाहिए, लेकिन एक फिशन प्रोसेस होगी तो उसमें कितनी एनर्जी पर फिशन कितनी एमिट होती है, 200 मेगा ईवी। भाई इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, सो वो मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन मान लेते कि चलो कि पर सेकेंड एन फिशन होते हैं, कितने फिशन होते हैं, एन फिशन पर सेकेंड,
एक फिशन होगा तो इतनी एनर्जी बाहर आएगी, लेकिन पर सेकंड, एक सेकंड में n फिशन होंगे तो टोटल एनर्जी कितनी बाहर आएगी? 200 मेगा ईवी इंटू नंबर ऑफ फिशन। ये एनर्जी पर 1 सेकंड बाहर आएगी। अरे लेकिन पर 1 सेकंड एनर्जी, उसी को तो हम बोलते हैं पावर। पर 1 सेकंड एनर्जी, उसी को तो बोलते हैं पावर। तो यहां पे हम n बना देंगे, n तो हो जाएगा पावर अपॉन 200 मेगा ईवी, क्योंकि टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया है, टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया है। ओके, तो पावर कितना लिखे? 5। अभी तो 5 पकड़ के चलते हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये 2 मेगा मतलब 10⁶, और ये 2 काउंट कर लेता हूं तो यहां पे 8 हो जाएगा। ईवी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही लिखा बच्चों। चलो यहां पे करेंगे तो 5/3.2, और यहां पर होगा 10 की कितनी पावर? 11 पावर। नहीं, हाँ, 11 पावर। ओके, आ गया आंसर। ओके, तो यहां से कट करोगे तो ये 1.56 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। सही है, सही है ये। और भाई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझो आप एक चीज, ये 32 है और ये 50 है, इसको आपको डिवाइड करना है तो कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। तो सोचो 32 का डबल क्या होता है? 6.4। ये 3.2 है तो उसका डबल होता है 6.4। जो ऊपर 6.4 होता तो आंसर 2 आता, लेकिन यहां पर तो 60 से कम है, 5 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ऐसा एक आंसर तो सारे सेम, ये पावर ही सेट करनी थी। सही है, सही। ओके, तो यहां पे मेगा किलो नहीं करना है। जो होगा, मान लो कि सपोज यहां पर कुछ लिखा है मेगा, मेगा लिखोगे यहां पे तो 10⁶ आएगा, तो यहां पे 17 आ जाएगी आंसर। जो आपको 5 मेगा दिया होता तो मैं यहां पे इंटू कितना लिखता? इंटू 10⁶ लिखता, तो ये 11 और 6 17 हो जाते, तो आपका आंसर ये भी हो जाता। सही है, पक्का पक्का। तो अभी तो मैंने जो यहां पर है उसके लिए मैंने ये लिखा है 17। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, भाई हमको पता है यार, हमको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN मतलब कौन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास। कहां पर मैक्सिमम हो रहा था? यहां पर मैक्सिमम हो रहा था। और ये कहां पर होता था? 56 पे। एलिमेंट कौन सा था? 26 Fe 56, ये एलिमेंट पे हो रहा था। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4। भाई हीलियम का एटॉमिक मास दिया है 4, एंड द सल्फर इज 32। भाई सल्फर का कितना दिया है? 32 दिया है। द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम बाय द फैक्टर ऑफ। चलो यहां पे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। फॉर्मूला हमको पता है तो आपको आना चाहिए। तो यहां पे मैं सल्फर लिख दूंगा, यहां पे मैं हीलियम लिख दूंगा। तो यहां पे ये सल्फर, ये हीलियम की 1/3 पावर, तो यहां पे सल्फर कौन बच्चों? 32, हीलियम कौन? 4 की 1/2। तो यहां पे ये 8 निकलेगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। सो इट इज लार्जर देन बाय फैक्टर ऑफ 2। चलो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 37, पढ़ो ध्यान से, लिथियम 37 एंड 2He4 न्यूक्लियाई आर 5.6 एंड 7.06 मेगा eV respectively. In the nuclear reaction, 3 lithium 7 plus 1 hydrogen combined and makes 2 alpha particle, 2He4 plus 2He4. So value of Q, value of energy Q released is. चलो एक सिंपल चीज यहां पर कौन था लिखना सिखाता हूं, ध्यान रखो। 3 लिथियम 7 और यहां पे एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, यहां पे बना क्या रहा है? 2He4, दूसरा भी 2He4 मतलब अल्फा पार्टिकल 2 और एनर्जी Q। अभी समझना, ये जो एनर्जी है किसकी है? लिथियम की, लेकिन टोटल नहीं है, पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 5.60। और ऐसे कितने न्यूक्लियंस हैं? भाई ऐसे कितने न्यूक्लियंस हैं? 7। इसमें न्यूक्लियंस कितने हैं? 7। तो हम लिखेंगे एक न्यूक्लियन की 5.6 और ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने? 7। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई
एक न्यूक्लियन की 5.6 और ऐसे 7 न्यूक्लियन तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी है इसलिए मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा। बाइंडिंग एनर्जी है तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, ये तो अकेला है बेचारा, किसी के साथ बंधा हुआ भी नहीं है, फिर बंधेगा, लेकिन अभी तो बंधा हुआ नहीं है तो इसको तो कोई बाइंडिंग नहीं होगी। ओके, इक्वल टू सेम हीलियम के लिए, भाई हीलियम के लिए पर न्यूक्लियन कितनी है 7.06, लेकिन ऐसे कितने न्यूक्लियॉन्स है भाई, न्यूक्लियन 4 है, लेकिन बच्चों उसमें भी ये तो एक न्यूक्लियस की हुई, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कितने हैं 2 है, 1 और 2। फिर से इसके पर न्यूक्लियन एनर्जी क्या है 7.06, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 4, लेकिन ऐसे न्यूक्लियस कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि तो बाइंडिंग एनर्जी है, प्लस क्यू लिखेंगे। चलो ये आपका हो गया 35 और 4.2 39.2, ये हो जाएगा 8 7 56 और 48 माइनस 56.48 हो जाएगा ये, और ये प्लस क्यू, तो आपको क्यू क्या मिलेगा, इसको ऑपोजिट भेज दो, 56.5 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं, माइनस 39.2 अप्रोक्सीमेटली 17.3 जैसा कुछ मिलेगा। ओके, दैट इज द आंसर डी। सही है 20 द बाइंडिंग एनर्जी इज पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरॉन, भाई यहां पे ड्यूटेरॉन मतलब 1H2 होना चाहिए, 1H2, ये 1H2 है, गलती से X लिख दिया है, 1H2 होना चाहिए। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल X1 and X2 रिस्पेक्टिवली द एनर्जी Q रिलीज्ड इन द रिएक्शन, भाई देखो फिर से वही आया, यहाँ पे 1H2 है प्लस 1H2 है, वो कंबाइंड होके क्या बना रहा है 2He4, और एनर्जी पूछी है कितनी, सिंपल, इसकी पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी है, ड्यूटेरॉन जो है उसकी पर न्यूक्लियन एनर्जी है X1, तो इसकी पर न्यूक्लियन X1, लेकिन ऐसे न्यूक्लियन कितने हैं 2, बाइंडिंग है तो -2, सेम है तो उसको मैं 2 फिर से कर देता हूं, ये दोनों सेम न्यूक्लियस है, तो पहले इतनी बाइंडिंग एनर्जी थी, अभी क्या हुआ हीलियम बना, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X2 है, और ऐसे कितने बने 4 बने, लेकिन वो भी नेगेटिव में आएगा तो प्लस क्यू कर दो, ये हो गया -4x1 इज इक्वल टू 4x2, अरे माइनस प्लस क्यू, तो क्यू को सब्जेक्ट बना दो, तो ये ऑपोजिट आ जाएगा 4 इंटू x2 माइनस x1। कहां पर है ऐसा आंसर, तो ये रहा अपना आंसर। सही है, चलो पहले इसको सेव कर ले, जो जीवन में सेव किया तो अच्छा होगा। नेक्स्ट पढ़ो तो ध्यान से, द नेचर ऑफ आयन नॉकड आउट फ्रॉम द हॉट सरफेसेस, भाई सरफेस जो गर्म सरफेस होती है ना, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बाहर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में घूमेगा वही बाहर जाएगा, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाएंगे, क्यों, दे आर इन न्यूक्लियाई, दे न्यूक्लियस में है, भाई न्यूक्लियस में है तो फिर वहां पे तो बाइंडिंग एनर्जी काफी हाई होती है, कैसे निकलेंगे, तो टेम्परेचर से तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। कहां पर ऐसा, तो यहां पर है आंसर बी। 22 a nucleus ruptures into 2 nuclear part which have velocity ratio equal to 2:1, एक न्यूक्लियाई था, सडनली ब्लास्ट इनटू 2 न्यूक्लियाई, पहले वाला m था, इसका मास मैं m1 मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं, जब ये भागा तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, ये भागा तो इसकी वेलोसिटी vt थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो 0 थी जो पहले वाला था वो, सही है। तो यहां पे समझो आपको वेलोसिटी का रेशियो दिया है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइज, साइज मतलब रेडियस ले लो, मुझको उनकी रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। चलो एक सिंपल चीज सोचते हैं, यहां पे कौन सा कंजर्वेशन होगा, भाई सिंपल चीज है, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। कौन सा कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम, क्योंकि फिशन प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होगी, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको जनरेट नहीं करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फिर दोनों, इसका मोमेंटम तो कितना था 0, जो इसका 0 होगा तो फिर ये दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P2, मोमेंटम दोनों का सेम है, तो इसको लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2,
ये वेलोसिटी हो गई। ओके, हमको रेडियस चाहिए तो डेंसिटी इंटू क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको डायरेक्ट भी प्रपोर्शन से कर सकते हो, फिर बताता हूं मैं आपको। तो रो2 4/3 पाई r2 क्यूब और v2। तो देखो भाई डेंस, कोई बोलेगा सर आपने यहां पे डेंसिटी रो2 ली, अरे भाई नहीं ले रही थी, मैंने गलती से ले ली। तो डेंसिटी रो2 नहीं लेनी है, समझो हमने क्या बोला, मैटर डेंसिटी सबकी अलग होगी लेकिन उनके न्यूक्लियस की डेंसिटी तो सेम ही होगी। तो डेंसिटी तो सेम है। तो देखो ये पार्ट निकल गया पूरा, तो यहां पे रह क्या गया, r1 क्यूब v1 इज इक्वल टू r2 क्यूब v2। तो फिर यहां पे r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, तो यहां पे सामने हो जाएगा v2 अपॉन v1। ये कौन है बच्चों, ये तो हमको दिया है 2:1 भाई, लेकिन वो v1 अपॉन v2 है, ये v2 अपॉन v1, तो 1/2 हो गया। और फिर इसका क्यूब रूट ले लोगे तो r1 अपॉन r2 हो जाएगा 1/2 की 1/3 पावर। ये आपका आंसर। लेकिन बच्चों आप ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते थे, P इज इक्वल टू mv, और mv कौन है बच्चों, कांस्टेंट, दोनों के मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यार। चलो mv क्या है, कांस्टेंट है ना, तो mv इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लो। मास की जगह पे हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो ये तो कांस्टेंट है कोई भी न्यूक्लियस के लिए, हाँ तो हम लिख सकते हैं ना r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये नीचे जाएगा तो r प्रोपोर्शनल टू 1/v की 1/3 पावर। और फिर कर दो यहां पे, क्या कर दोगे, r1 अपॉन r2, अरे सॉरी मैंने स्क्वायर रूट कर दिया यार, क्यूब रूट आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब रूट किसका, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन है तो v2 अपॉन v1 करना है, तो यही आंसर आपका वापस आ जाएगा। सही है, दोनों तरीके से कर सकते हो, वो टाइम आपका सेव करेगा। 23 विच स्टेबल न्यूक्लियस हैज रेडियस हाफ ऑफ द न्यूक्लियस Fe56। भाई हमको एक की रेडियस लेनी है, Fe की रेडियस जो होगी है ना, इसकी रेडियस को हम r बोल देते हैं, और दूसरा कौन है पता नहीं x, और उसकी रेडियस Fe से हाफ होनी चाहिए। तो हम तो सिंपल यहां पे जानते हैं r प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, सही है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया, चलेगा। तो यहां पर मैं यहां पे लिखता हूं rx अपॉन rFe का क्यूब, तो सामने लेंगे कि किसका, x मटेरियल जो हमको पता नहीं है कौन सा x मटेरियल, तो x न्यूक्लियाई है, उसका एटॉमिक मास हमने ax ले लिया, और फिर Fe का हमने AFe ले लिया। चलो लिखे तो rx, सॉरी r कितना लेना है यहाँ पे, r कितना लेना है बच्चों, तो r ये लेना है आपको r/2, और ये आपका r का क्यूब, ax आपको फाइंड करना है, और ये आपके पास 56 है। तो यहाँ पे क्या होगा सोचो, r निकल गया, तो यहाँ पे 1/8 यहाँ पे हो गया ax अपॉन 56 सामने आ जाएगा, तो ax आपका हो जाएगा 7। तो जिसका एटॉमिक मास 7 होगा, भाई किसका 7 दिख रहा है, इसका 7 दिख रहा है, सही है, आना चाहिए। नेक्स्ट, अ फ्री न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बनेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अरे ये गलत है। ओके, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल बोलना चाहिए उनको, चलेगा। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बना, देखो इसका चार्ज 0 था, लेकिन आफ्टर डीके यहां पे E+ बना, तो सामने E- प्रोड्यूस होना चाहिए, और इसके साथ जो जनरेट होगा वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता चलना चाहिए, हमने बीटा डीके में पढ़ा था, याद रखो। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा तो साथ में बीटा पार्टिकल एमिट होगा, और साथ जो थर्ड पार्टिकल एक होगा जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, दे आर चार्जलेस एंड उनका साइज भी बहुत छोटा होता है। और सिमिलरली मान लो कि कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, तो उसके साथ पॉजिट्रॉन होगा, और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा। कौन आएगा, याद रखना, न्यूट्रिनो। फिलहाल तो अपना आंसर एंटी न्यूट्रिनो ही आएगा, क्योंकि यहां पे बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बोला है। इन फिशन रिएक्शन यूरेनियम 92 236 gives X117 YB117।
और 2 न्यूट्रॉन। ओके, ये दोनों सेम ही बन रहे हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स, भाई इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 एंड वाई, ओके दोनों की सेम ही है भाई, दोनों सेम है तो सेम ही होगी ना 8.5, वेयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम 90 to 236 इज 7.6। टोटल एनर्जी लिबरेटेड, अभी एक हमने 2-3 न्यूमेरिकल गिने, सेम पैटर्न से गिनो। चलो हम पहले रिएक्शन लिख दे। 90 to 236, उसमें से x बनेगा 117, y बनेगा 117 और यहां पे बनेगा q। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6, लेकिन ऐसे न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 236, तो फिर इसको नेगेटिव करो, बाइंडिंग एनर्जी है इक्वल टू, ये दोनों सेम ही हैं, मतलब 2 इंटू कर देता हूं, 2 इंटू इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या है 8.5 और ऐसे न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 117 और ऐसे 2 न्यूक्लियस है, लेकिन इसको भी मैं माइनस कर देता हूं फिर से। जो x और y है दोनों सेम है, उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 पर न्यूक्लियन, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन ईच न्यूक्लियस है 117 और ऐसे 2 न्यूक्लियस है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इंटू क्यू हो गया। चलो यहां पे अरे रे अभी तो ये करना पड़ेगा बच्चों, चलो करो, हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं, लेकिन मुझको इतना पता है कि बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इतने ऑर्डर की होती है यूरेनियम का। जो अरे यार थियोरेटिकल पे चले जाओ थोड़े, हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या? फिशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि यूरेनियम का जब फिशन होता है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होगी पर फिशन अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा ईवी के आसपास की होगी। आप ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर लूँ तो 276 इंटू 7.6 करके मल्टीप्लाई करो, है ना, ये 2 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 14 और ये 16, यहाँ पे 3 3 जा 6 6 जा 36, यहाँ पे 3 होगा 21 2 होगा और यहाँ पे 14 होगा, तो ये 6 3 9 7 1, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1974 जितनी आ गई, ये इसकी हुई। अभी इसकी कितनी होगी तो यहाँ पर देखो 117 मल्टीप्लाई बाय 17, 8.2 इंटू 2 करोगे तो 17 आएगा। यहाँ पे 117 0 7 7 जा 49, यहाँ पे 4, यहाँ पे 11 का 1 और यहाँ पे 8, तो 9 8 9 1। देखो ये दोनों का डिफरेंस गिनो, ये इसको मैं बोल देता हूँ 790 अप्रोक्सीमेटली और उसको 1990 बोल देता हूँ, चलेगा ना अप्रोक्सीमेटली, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, 200 मेगा ईवी आ ही जाएगा। थोड़ा थियरी पे ध्यान दो बच्चों, हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। 26 द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ फॉलोइंग, भाई हमने 3 एमिशन हम जनरली सूत्र है अल्फा बीटा गामा, उसमें पेनिट्रेशन पावर जो होता है अंदर तक घुस जाना, वो किसके में सबसे अल्फा का सबसे गामा का सबसे ज्यादा होगा, फिर बीटा का, और अल्फा का सबसे कम होगा। अल्फा रेज बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, वो अंदर तक कोई भी मटेरियल अंदर तक घुस जाएंगे तो उसको पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। तो यहां पर किसका ज्यादा आएगा, मोस्ट पेनिट्रेटिंग इज अ गामा रेज। लेकिन जो आयोनाइजिंग पूछा है, आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर तो वो होगा अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, फिर बीटा का, और गामा का सबसे कम होगा। याद रखना, अभी पेनिट्रेटिंग पावर पूछा है, मतलब यहां पे आएगा गामा रेज। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, भाई मॉडरेटर कौन होता है, हैवी वाटर, याद रखो, है ना, सिंपल वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन, वो सब कौन होते हैं मॉडरेटर्स। कंप्लीट द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिशन प्रोसेस, भाई मैं आपको थोड़ा थियरी भी ध्यान देना भी बोल रहा हूं, और दूसरा कि आप ऐसे क्वेश्चन आए ना और आपको पता नहीं है ना तो एक करके चेक करो। चलो मैं पहले इसको चेक करता हूं, भाई यहां पे लिख देता हूं XC 54 143 और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं μ0 N1। चलो चेक कर लेते हैं, सही बैठता है। ये 92 है, सामने 54 प्लस 34 प्लस ये तो 0, ये 54 लिखा है, कुछ तो लफड़ा है, नहीं ये 38 है बच्चों,
ये 38 है। ओके, तो ये 92 हो गया, तो सही है। अभी ऊपर का भी चेक कर ले, 235 प्लस 1 मतलब 236, और सामने क्या रहा है, चलो देखिए 143 प्लस 90 प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो ये भी हो गया 236। अरे दोनों में सेट हो गया, मतलब आपका फर्स्ट आंसर ही सही है। या तो फिर आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट जो रिएक्शन दिया है यही है। एनसीईआरटी में न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस है यूरेनियम का, उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन दिया है यही है, बरोबर है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 29 एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 U एंड इट हैज 2 आइसोटोप्स। भाई बोरॉन जो है, बोरॉन, तो टोटल बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 10.81 U। इट हैज 2 आइसोटोप्स, एक तो 5 बोरॉन 10 और दूसरा है 5 बोरॉन 11। भाई इसका मास बास तो कुछ दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ 5 बोरॉन 10 एंड 5 बोरॉन 11 इन प्रपोर्शन। आपने नेचर में से कुछ बोरॉन जनरेट किया, कुछ आपने इन्वेंट किया, मतलब बनाया, उसमें एक ही टाइप के न्यूक्लियस नहीं होते। एलिमेंट सेम होगा बोरॉन, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, जिनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो मास उनका डिफरेंट होगा। तो आपने जो टोटल सैंपल लिया है, उसमें से बोरॉन लिया है, उसमें से कुछ परसेंटेज 5 बोरॉन 10 होगा, कुछ परसेंटेज 5 बोरॉन 11 होगा। लेट टोटल कितना, भाई टोटल परसेंटेज कितना, भाई टोटल परसेंटेज जो है उसको बोल दो 100%। उसमें से 5 बोरॉन 10 उसका परसेंटेज N1 ले लेते हैं X परसेंटेज, और 5 बोरॉन 11 उनके परसेंटेज ले लेते हैं बाकी के सारे, मतलब 100 माइनस X परसेंटेज। इसका मास तो दिया नहीं है भाई, इसका मास नहीं दिया है तो उसका जो एटॉमिक मास है उसी को मास बोल दो। इसका मास M2 नहीं दिया है तो उसका जो एटॉमिक मास है उसी को मास बोल दो। और फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई एवरेज एटॉमिक मास M इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है, ये हमने पढ़ा था। अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, और क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो ये कौन है, 10.81। M1 कौन है बच्चों, 10, उसका प्रपोर्शन X परसेंटेज। M2 कौन है, 11, उसका परसेंटेज 100 माइनस X, और नीचे N1 प्लस N2 वो तो टोटल 100% ही होगा। इसको सामने करेंगे तो 1081, ये 10X, यहाँ पे करोगे तो 1100 माइनस 11X, 10X और माइनस 11X, X हो जाएगा जो इस साइड चला जाएगा, और ये उस साइड, तो 1100 माइनस 1081, तो वो हो गया 90। कितना हो गया, 90। तो आपका X आपको मिला 19%, और फिर यहां से माइनस करोगे तो 18:1, तो आपको प्रपोर्शन क्या मिला, 19:81 प्रपोर्शन। सही है, रेशियो में मिलेगा। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स अरे अल्फा पार्टिकल्स कौन है भाई, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कौन है, 2He4, हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। अरे यहां पर तो आयोनाइज हीलियम एटम बोला है, नहीं, हीलियम एटम बोला है तो गलत है। यहां पे होना चाहिए डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। भाई हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बार आयोनाइजेशन हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस ही रह जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सही है, सही है। 31 आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा डीके। चलो X पड़ा है आपके पास, तो ZA, उसमें से एक अल्फा गया और 2 बीटा जा रहा है, 2 बीटा। हाँ, तो अल्फा का लिखने का स्टाइल क्या है, 2He4, और बीटा को लिखने का स्टाइल क्या है, -1E0, लेकिन ऐसे कितने, 2। तो यहां पर जो एलिमेंट होने वाला है उसका Z कितना पता नहीं है, A कितना पता नहीं है, तो इसको फाइंड करेंगे। सही है, चलो देखते हैं। मास नंबर भी पूछा है, मास नंबर ओके पूछा है, तो सबसे पहले मास नंबर का ही बात, मास नंबर ही पूछा ना सबका, तो ऊपर की बात कर लेते हो। तो A इज इक्वल टू A' प्लस 4, और ये होगा 0, तो A' आपका आएगा A-4, मतलब उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा, रिड्यूस्ड बाय 4। सही है, सही है।
हाँ, उसका एटॉमिक नंबर बोला होता, एटॉमिक नंबर। देखो वो भी चेंज करके देखते हैं। चलो Z, यहाँ पे Z डैश प्लस यहाँ पे 2 प्लस ये हो गए -2। अरे बच्चों ये दोनों निकल गया तो Z आएगा, तो एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अरे ये भी सही है, क्या बात, तो ये भी तो सही है बच्चों। मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, तो मास नंबर 4 रिड्यूस हो गया, सही है। लेकिन एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज, यहां पे 2 आंसर आ गए, बोलो। नेक्स्ट, फॉर गिवन रिएक्शन, भाई ये रिएक्शन आपको दिया है कार्बन 612, उसमें से कौन बन रहा है, बोरॉन 511, बीटा प्लस पार्टिकल है, बीटा प्लस मतलब कौन, पॉजिट्रॉन, तो यहां पे भाई पॉजिट्रॉन होगा तो उसके साथ यहां पे एक्स कौन है, हमको पता है बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो होता है। कौन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो आएगा। 33, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय फर्मी ने अच्छे से समझाया कि लिक्विड के ड्रॉप्स, बड़ा ड्रॉप है, जैसे आगे बढ़ता एनर्जी मिलेगी तो नीचे जाते जाते वो अलग अलग ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाता है। या तो फिर ये समझ लो क्लाउड है, उसमें से एकदम बारिश गिरने का स्टार्ट हुआ तो वहां पर तो पानी ही पानी होगा, लेकिन जब जैसे जो नीचे आएगा, जैसे जैसे वो वाटर नीचे आता जाएगा उसको एयर रेजिस्टेंस की हवा लगने से, बरोबर है, उस पर वर्क होगा और उसके कारण वो एक्साइट होगा तो अलग अलग छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पर सेम यही मॉडल है कि बच्चों हैवी न्यूक्लियस क्या था, अनस्टेबल था, उसको एक न्यूट्रॉन मारा तो वो एक्साइट हो गया और सडनली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। और वो हम समझाएंगे किससे, तो लिक्विड ड्रॉपलेट थियरी। 34, Mn and Mp represent the mass of neutron and proton respectively. An element having capital mass M has n neutron and z प्रोटॉन। भाई z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास mp, तो टोटल प्रोटॉन का मास zmp होना चाहिए। एक न्यूट्रॉन का मास mn और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n है, तो टोटल इतना मास होना चाहिए। और आपका जब न्यूक्लियस बना तो उसका मास कितना है, m, एलिमेंट का मास कितना है, m, तो हमको पता है दिस मास इज लेस देन दिस, है ना, हमको पता है। ये सिंपल बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट वाला टॉपिक हम पढ़े थे, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन इज ड्यू टू, भाई न्यूक्लियर फिशन हो या फ्यूशन हो, हम एक ही चीज जानते हैं, जब एनर्जी रिलीज होगी ना तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और या तो फिर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। 2 चीजें हैं, मास डिक्रीज होगा या तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। एक सिंपल चीज समझाता हूं, आप समझ लो थोड़ा। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि भाई मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। मास एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो एनर्जी आई कहां से, तो कुछ मास रिड्यूस हुआ होगा। और मान लो कि कोई प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, तो वो एनर्जी गई कहां पे, वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी। याद है, तो याद रखो मास और एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो एक तो मास होगा, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। भाई समझो कि मेरे पे कर्जा है 500 रुपए का, मेरे पे कर्जा है 500 रुपए का, उसका मतलब मेरी एनर्जी -500 रुपीज है। बाइंडिंग कर्जा है, कर्जा माइनस में होता है, समझे कि नहीं। तो मेरे पास कर्जा है -500 रुपीज का और अभी मुझ पे कर्जा हो गया 1000 रुपीज का। उसका मतलब क्या कि मैंने और 500 रुपए खर्च किए, उड़ा दिए होंगे। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। सही है कि नहीं। और मान लो कि 500 रुपए का कर्जा था और अभी मुझ पे 200 रुपए का कर्जा है, उसका मतलब मैं कहीं से कमा कर लाया होगा 300 रुपए, जो मैंने एब्सॉर्ब किए और फिर उससे मैं बाइंडिंग एनर्जी कम कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे। तो समझो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। सही बोला मैंने, ओके। टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाइंडिंग बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम। पर क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है। फिशन में कौन से बनने वाले हैं,
फिशन में कौन से न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स बनने वाले? इंटरमीडिएट, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन ज्यादा होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, इक्वल टू तो नहीं आएगा। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज लेस देन, नहीं, तो आपका बी आंसर बैठ जाएगा। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एलिमेंट। तो जब फिशन हुआ तो हैवी न्यूक्लियस दो में खर्च हो गया, दो में डिवाइड हो गया, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इंटरमीडिएट बनी, मतलब इंक्रीज हुई, बाइंडिंग इंक्रीज हुई तो एनर्जी रिलीज होगी। 36, ये प्रोसेस है तो एक्स कौन? देखो ये प्रोसेस को लिखते कैसे है, ये प्रोसेस लिखने का सिंबल है यहाँ पे लिथियम 37। तो यहां पर एक्स कौन है पता नहीं, लेकिन उस पर हमने न्यूट्रॉन मारा, मतलब 0n1। ये आपका कौन है? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, जिसको मार रहे हो। ये कौन है? टारगेट न्यूक्लियस, जिसको मार रहे हो। और उससे ये आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना 37, और उसके साथ एक एमिट भी हुआ। कौन? ये इंसिडेंट है, ये प्रोजेक्टाइल है और ये इंसिडेंट है। कौन? अल्फा पार्टिकल। भाई अल्फा पार्टिकल को लिखने का स्टाइल क्या है? 2He4। तो इसका Z क्या होगा, इसका A क्या होगा? चलो बैलेंस कर लो, 3 2 5 और ये 0, तो Z = 5 हो जाएगा। एक उस साइड 7 और 4 11, और एक उस साइड जाएगा तो 10, तो ये आपको 10 मिलेगा। तो जिसका 5 Z होगा और 10 होगा, ऐसा कौन है? तो ये आपको दे दिया है बोरॉन। 37, विच रे कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज किसको होगा? जो पार्टिकल पहले तो होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों तो रे है, जिनको चार्ज है ही नहीं, मतलब वो उसको मास भी नहीं है, वो पार्टिकल ही नहीं है। तो पार्टिकल कौन है? अल्फा रेज। भाई अल्फा रे कौन है? हीलियम न्यूक्लियाइज, तो उनको पॉजिटिव चार्ज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस। भाई फ्यूजन प्रोसेस में किसका होता है? लाइट न्यूक्लियाई का होता है। किसका होता है? लाइट न्यूक्लियाई का होता है। A deuteron is bombarded on oxygen 817, ऑक्सीजन 816 पे हमने ड्यूटेरॉन दे मारा। भाई ड्यूटेरॉन मतलब 1H2, दिखने का स्टाइल लिखो 1H2। तो एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। भाई अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ मतलब 2He4। तो यहां पे न्यूक्लियस कौन बना? चलो इसको मैं बोल देता हूं ZA। 8 और 1 9, यहां पे Z+2, तो उस न्यूक्लियस का Z आएगा 7, और ऊपर एक बैलेंस करता है तो 16 to 18, और यहाँ पे 8 + 4 उस साइड जाएगा तो आपका A बैठेगा 14। तो 714 वाला कौन है? नाइट्रोजन 714। सही है, सही है। 40, अ न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट्स। भाई देखो यहाँ पे ऊपर ये बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल, तो ये बीटा डीके देख रहे हैं आप, है ना। एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट हुआ, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा, एटॉमिक मास तो सेम रहा, मतलब यहां पे बीटा पार्टिकल एमिट होगा। 41, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर बाय फैक्टर ऑफ। बस समझना, मुझको इतना पता है कि एटम जो होता है उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की, और न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर की। तो जो हम एटम की रेडियस अपॉन न्यूक्लियस की रेडियस कर ले तो इसका रेशियो क्या आएगा? देख लो तो एक बार। तो भाई रेडियस का रेशियो आएगा 10⁵। तो हम साइज रेडियस की बात करें तो एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, लेकिन यहां पर तो वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हमको पता है कि V = क्या फॉर्मूला है? 4/3 πr³। सो V प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया। तो V एटम अपॉन V न्यूक्लियस, तो यहां पर करेंगे R एटम अपॉन R न्यूक्लियस की 3 पावर। लेकिन बच्चों ये रेशियो तो आपके पास है 10⁵ का क्यूब, तो यहां पे 10⁻15 हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा? 10⁻15। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होगा। सही है, सही है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, भाई न्यूक्लियस चलो हम यहां पे बोलते हैं XZA, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। सम टाइम लेस देन, भाई ये कौन है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और ये सिर्फ प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन अंदर होगा तो ए आपका कभी 0 होने वाला तो है नहीं, है ना। तो हम 1H1 की बात करें हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पे Z और A सेम है, बाकी
कोई भी एलिमेंट ले लो जिसमें न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, बट इफ न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, इफ न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, जो न्यूट्रॉन एब्सेंट है तो फिर Z इज इक्वल टू ए, लेकिन न्यूट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन के सिवा किसी में तो एब्सेंट है नहीं, सब में है, तो फिर आपका A कंपल्सरी Z से बड़ा ही होगा। तो एक ही किस्सा ऐसा है जिसमें दोनों इक्वल है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स, अरे समटाइम नहीं, एक ही टाइम ऐसा हो रहा है, एक ही टाइम ऐसा हो रहा है, बराबर है, याद रखो। समटाइम लेस देन, समटाइम मोर देन गलत, समटाइम लेस देन, ऑलवेज मोर देन वो भी गलत। समटाइम मतलब एक ही बार हो रहा है लेकिन वो समटाइम में आ जाता है। 43 द मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन, भाई एक प्रोटॉन का मास दिया है, एंड द न्यूट्रॉन इज दिस, ओके न्यूट्रॉन का भी मास दिया है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, पर सबसे पहले गिनना है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP माइनस प्लस NMN, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, उसमें से टोटल हीलियम का मास हम माइनस करेंगे। चलो इसमें 2He4, 2He4, उसमें टोटल प्रोटॉन कितने, 2, टोटल न्यूट्रॉन कितने, 2, तो Z हम ले लेंगे 2 इंटू 1.0073, न्यूट्रॉन कितने, 2 इंटू 1.0087, और माइनस ये कौन, 4.0015। भाई यहाँ पे क्या होगा, चलो 2 कॉमन करके इसको मैं 3 और ये 0, यहाँ पे 6 1 0 2 कर देता हूँ। ये करोगे, अरे 2 पॉइंट कहाँ पे गया, 2 पॉइंट सही है। अब ये 4.032 माइनस 4.0015, इसको करोगे तो क्या आएगा, 320 मान लो इसको, 320 में से 115 जाएगा तो 0.0305 U आ जाएगा, ये बराबर है। ओके आपको क्या, बस मास डिफेक्ट, अरे ये तो U में दिया आंसर, एनर्जी पूछिए और आने एनर्जी तो सिर्फ एक ही है, यही है, और ये अर्ग है, अर्ग तो आएगा नहीं। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कुछ कर देते हैं। तो एनर्जी पूछिए तो डेल्टा M, और 1U की एनर्जी क्या होती है, इतनी, 1U मतलब 931.5 लिख सकते हैं। तो डेल्टा M आपका हो गया 0.0305 और यहाँ पे 931.5, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 900, 9 3 27, 27 मतलब 28.5 के आजू बाजू आंसर आ जाएगा पक्का। मास डिफेक्ट पूछा होता, मास डिफेक्ट तो ये रहा, लेकिन आपको एनर्जी पूछी है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 44 सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, भाई किसके कारण हो रहा है, फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, सही है ना। चलो इफ द नंबर ऑफ फ्यूजन, सॉरी, इफ इन अ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस ऑफ masses of fusing nuclear be M1 and M2 and the mass of resultant nucleus be M3, भाई M1 और M2 दोनों मिला के M3 बना रहे हैं, तो फिर रिलेशन क्या है, सिंपल, कौन सी प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। भाई फ्यूजन प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होगी ना बच्चों तो मास कम हुआ होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी तो मास का कन्वर्जन एनर्जी में हुआ, तो रिएक्टेंट का जो मास है उससे प्रोडक्ट का मास कम हो जाएगा, तो ये दोनों कंबाइंड होकर ये बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली M1 प्लस M2 का मास ज्यादा होगा और M3 का मास कम हो जाएगा थोड़ा। कहां पर है ऐसा आंसर, तो ये आपका डी में आ गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के न्यूमेरिकल्स है। If M and Z, MP, Mn denotes the mass of the nucleus X, Za, proton, neutron are respectively in unit of U, and binding energy represents its binding energy in mega eV. Be कौन है, बाइंडिंग एनर्जी। Then, ओके भाई हमको पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, भाई बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर। चलो मास डिफेक्ट लिखे, ZMP प्लस NMN माइनस टोटल मास
इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो वो हो गई बाइंडिंग एनर्जी। आपको m को सब्जेक्ट बनाना है इसको, तो मैं यहां पे बना दूं तो बी ई अपॉन सी स्क्वायर, यहां पे जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो आपका आंसर आ ही जाएगा कौन सा ये वाला आ जाएगा। m को सब्जेक्ट बना दो, इसको सब्जेक्ट बना दो, इसको इस साइड लाओ और इसको वहां पे भेजो, वो आंसर आ जाएगा। 47 अ न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल XZA। भाई इसमें Z कौन है? प्रोटॉन है, और A माइनस जेड करोगे तो कौन आएगा? न्यूट्रॉन। अरे यार ये तो क्या MCQ है MCQ ही है, क्या है? MCQ ही है, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियस आर आइसोटोन? भाई आइसोटोन में न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, कौन? न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। चलो इसमें न्यूट्रॉन कितने? 74 माइनस 34, तो यहां पे 40 न्यूट्रॉन हुए। इसमें 71 माइनस 31 तो 40 हो गए। अरे पहले में ही आ गया। यहां पर आपको ट्रायल एंड एरर ही करना है, बार बार एक एक चेक करो, जो आएगा वो आंसर सही है। पहले एक बार थोड़ा सेव कर ले। चलो नेक्स्ट, फिशन ऑफ न्यूक्लियर इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज। भाई हमको पता है फिशन कब हो रहा है, जो लाइट वेट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज होती जाती है। 26 Fe 56 पे मैक्सिमम बनेगी और फिर आगे हैवी न्यूक्लियर की तरफ जाके वापस डिक्रीज होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हैवी न्यूक्लियर उनके लिए कम है। कहां पर ऐसे? डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। याद रखो ये आपका आंसर आएगा। सोचो, थोड़ा सोचो। डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर मतलब हैवी न्यूक्लियर की तरफ। 50 in the reaction 1H2 plus 1H3 gives 2He4. okay, if the binding energy of 1H2 1H3 and 2He4 are respectively ABC, then energy released in this reaction। अरे पहले रिएक्शन तो लिखो। चलो 1H2 plus 1H3 gives 2He4 plus 0 and 1, और एनर्जी में यहां पे Q लिख देता हूं। अभी ये कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है या टोटल? देखो बाइंडिंग एनर्जी ही बोला है, तो फिर ये क्या होगा? टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है तो 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसकी टोटल एनर्जी A लेकिन नेगेटिव, इसकी टोटल एनर्जी B लेकिन नेगेटिव, बाइंडिंग है, इज इक्वल टू इसकी टोटल एनर्जी C लेकिन नेगेटिव। इसकी तो होगी नहीं क्योंकि बेचारा अकेला है, अकेले को कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। तो Q आपका क्या आ जाएगा? C इस साइड आ जाएगा, तो C माइनस A माइनस B, तो आपका आंसर आएगा ये। लेकिन मान लो बच्चों कि यहां पर A, B और C जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती तो क्या होता? तो यही आंसर आपका चेंज हो जाता। पता है क्या होता? यहां पे पर बाइंडिंग A है तो इसका हो जाता -2A, इसका हो जाता -3B, इसका हो जाता -4C और प्लस Q। तो आपका आंसर पता है क्या आने वाला था? 4C -2A -3B। ये तो अच्छा है कि यहां पर कहीं पे है नहीं, लेकिन कई बार हम एक ऐसे न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो हम दिमाग हमारा वही सोचता है। लेकिन पढ़ो, ये टोटल एनर्जी ही पूछी है, पर न्यूक्लियर नहीं पूछा है, तो आपको यही से गिनना है। सही है? ओके। इन एनी फिशन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फिशन प्रोडक्ट एंड मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। अरे फिशन प्रोसेस में क्या होता है भाई? एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज हुई उसका मतलब क्या? मास घटा, मास डिक्रीज हुआ, तो प्रोडक्ट का मास कम होगा और एटम का जो ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल था उनका मास ज्यादा होगा। सही है? तो यहां पर क्या होगा? ये मास ज्यादा होगा, ये आपका लार्ज मास होगा, ये स्मॉल होगा, तो डिनोमिनेटर छोटा है, और ये बड़ा होगा तो लेस देन 1। सही है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज 2.2 मेगा eV, okay, and that of helium 2He4 is this. If two deuteron are fused to form one
2He4, द एनर्जी रिलीज, एक के एक न्यूमेरिकल आ रहा है भाई, 1H2 प्लस 1H2 दोनों कंबाइंड होके बनाने वाले हैं 2He4। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं बोला है, बाइंडिंग एनर्जी बोला है, तो इसकी एनर्जी है 2.2, ये सेम है तो 2.2। लेकिन बच्चों बाइंडिंग है तो मैंने क्या सिखाया है, बाइंडिंग है तो दोनों को नेगेटिव लेंगे। हीलियम की एनर्जी क्या है 28 है, लेकिन वो भी बाइंडिंग नेगेटिव लेंगे, प्लस Q, तो ये -4.4 और ये 28 इस साइड आ जाएगा, तो आपका Q मिलेगा। और Q क्या होगा, इसमें से पहले 5 माइनस कर दो तो 23 और ऊपर 6 ऐड कर दो 23.6, तो आपका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम 949। ओके, जर्मेनियम जो है उसकी रेडियस जो बेरिलियम है उसकी रेडियस से ट्वाइस है। सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन जर्मेनियम। ओके बच्चों, मुझको तो ये पता है कि R प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴, तो मुझको A काउंट करना है, तो A प्रोपोर्शनल टू R की 3 पावर हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो इसकी रेडियस इससे डबल है, इसकी रेडियस से ये रेडियस डबल है, तो यहां पे 2 रखोगे तो पावर 8 टाइम्स हो जाएगी, 2 की 3 पावर मतलब 8। तो बेरिलियम में जितने न्यूक्लियॉन होंगे उससे 8 टाइम्स ज्यादा होंगे, मतलब 9 8 72 आ गया आंसर। लेकिन आपको गिनना है तो मैं बता देता हूं, A जर्मेनियम अपॉन A बेरिलियम, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जर्मेनियम की रेडियस अपॉन बेरिलियम की रेडियस। और हमने अभी बोला कि इसकी रेडियस तो बेरिलियम की रेडियस से तो डबल है, इसकी रेडियस तो बेरिलियम की रेडियस से क्या है बच्चों, डबल है, अपॉन RBE का क्यूब, तो ये हो गया आपका 8। तो हम बोल सकते हैं जर्मेनियम की एटॉमिक मास 8 ABE होगा, और ये कितना होगा 9, तो ये हो गया 72। कौन आ गया, 72 आ गया। 54, if the nucleus 13 aluminum 27 has nuclear radius of 3.6, then tellurium 32 175 has, अरे फिर से यार, R proportional to A⁻⁴, तो R of tellurium अपॉन R of जिसका दिया है एल्यूमिनियम, तो फिर जिसका फाइंड करना है उसको ऑलवेज ऊपर रखो तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम, और उसका कितना पावर हो गया 1/3 हो गया बच्चों। तो ये आपको फाइंड करना है, ये आपको 3.6 फर्मी दिया है, इसका 1.25 एटॉमिक मास है, इसका 27 है, और ये 1/3 हो गया। तो यहाँ पे करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा, क्यूब रूट निकालोगे तो टेल्यूनियम की जो रेडियस है वो 3 नहीं बच्चों, अरे तो बच्चों ये कौन होगा 5/3 इंटू 3.6, यहां पे 6 फर्मी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 फर्मी, याद रखो। 55 ये करवाना पड़ेगा मुझको, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट करो। इसमें प्रोटॉन कितने भाई, प्रोटॉन Z, न्यूट्रॉन कितने A-Z, तो मास डिफेक्ट हमको पता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ΔM इंटू C²। बाइंडिंग एनर्जी कौन, सॉरी मास डिफेक्ट कौन है, ZMP प्लस NMN माइनस टोटल मास इंटू C²। सिर्फ यहाँ पे N की जगह पे A-Z रखना है। कहाँ पर है ऐसा आंसर, तो आपका A में ही दे दिया है। सही है, सही है। नेक्स्ट, इफ MAZ MP MN D नॉट, अरे यार सेम, फिर मैं नहीं करवाने वाला, फिर से गिनो यार, इसी में सब्जेक्ट बनाना है, इसी में C² को नीचे ले आओ, ये C² को नीचे लाओगे और फिर M को यहाँ पे ले जाओगे, तो देखो आपका आंसर कौन सा आने वाला है, तो आपका आंसर ये आने वाला है, हाँ कि नहीं, खुद करो, मैं नहीं करवाने वाला, पक्का। नेक्स्ट, इफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर रेशियो 1:3, भाई उनके मास का नंबर A1 अपॉन A2 का रेशियो है 1/3, तो डेंसिटी, अरे यार ये झोल किया है, डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी को कोई भी मटेरियल होगा डेंसिटी सेम ही होगी, तो यहां पर आएगा 1:1।
हाँ, अभी रेडियस का रेशियो पूछा होता तो हम r प्रोपोर्शनल टू a⁴ लिखते, लेकिन हमको तो डेंसिटी पूछी है, तो डेंसिटी तो 1:1 ही आएगा। 58 द मास ऑफ न्यूक्लियस 3 लिथियम 7 इज दिस मच लेस देन द सम ऑफ masses of its न्यूक्लियॉन्स। पर 3 लिथियम 7 उसमें 3 प्रोटॉन होंगे, 4 न्यूट्रॉन होंगे, उनका कंबाइंड मास 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, उनका अलग अलग मास करके एडिशन करेंगे और फिर बनेगा लिथियम, उसका मास, वो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इतना मिल रहा है। तो आपको डायरेक्ट दे दिया है कि ये तो मास डिफेक्ट है 0.042 U। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है। ओके बच्चों, मुझको पता है, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी गिनो चलो, तो डेल्टा M इंटू 931.5 कर दें तो 0.042 इंटू, बस अभी ऐसे ही रखो, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई इतने मेगा ईवी। लेकिन आपको तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ईबी कौन है? 0.042, 9.31 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं? 7। तो आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था। हमको कैलकुलेटर देते नहीं है भैया, क्यों कर रहे हो? 42 है और ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 7 से डिवाइड करना है, तो फिर ये निकल ही देगा, उसको कट कर ही देगा, तो फिर क्यों करना है? तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 0.006 मल्टीप्लाई बाय 931.5, 9 6 जा 54, 54 से तो थोड़ा ज्यादा वाला आंसर आएगा, तो उसमें नजदीक वाला ये रहा, देखो ऑन द स्पॉट फट 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 हो जाएगा। 59 अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m ऑफ एमिट्स ऑफ फोटोन। ओके, एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास है m, वो फोटोन एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, एंड न्यूक्लियस ये जो है वो रिकॉइल्स, मतलब जिसका मोमेंटम फोटोन, भाई फोटोन को जितना मोमेंटम आगे मिलेगा उसको न्यूक्लियस को उतना मोमेंटम पीछे मिलेगा। सही है, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अपने आप एमिट कर रहा है। तो जितना फोटोन को मोमेंटम आगे मिलेगा, जो न्यूक्लियस बचा उसको रिकॉइल मोमेंटम पीछे मिलेगा। द रिकॉइल एनर्जी, भाई एनर्जी तो मुझको पता है क्या है, p²/2m। एनर्जी के फॉर्मूले 1/mv² भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझको पता है यहाँ पे मोमेंटम, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m। लेकिन इसका मोमेंटम कितना? भाई न्यूक्लियस का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम बराबर होगा, और फोटोन का मोमेंटम हमको पता है hν/c, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आ गया। सही है, तो यहां पे लिख देंगे, तो h²/c², ये p² हो गया इंटू 2mc, तो आपका आंसर बैठ जाएगा बी। 90 द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम-235 डिसइंटीग्रेशन इज दिस। भाई इतना पावर है, द मास डीके ऑफ, और बाप रे, यूरेनियम-235 पर आवर। समझना, एक रिएक्शन होगा पर फिशन, एनर्जी कितनी है? नहीं दिया तो हमको पता होना चाहिए। भाई यूरेनियम का फिशन हो रहा है, तो पर फिशन 200 मेगा ईवी एनर्जी हमको मिलती है। चलो मैं मान लेता हूं इन 1 सेकेंड एन न्यूक्लियाई हुए, एन जितने, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 200 मेगा ईवी इंटू एन। लेकिन पर सेकेंड एनर्जी वही तो है पावर, तो पावर आपको मिल गया 200 मेगा ईवी इंटू एन। समझे? एक फिशन से इतनी एनर्जी जनरेट होगी और 1 सेकंड में एन फिशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी आउटपुट में मिलेगी, उसी को तो पावर बोलते हैं। सो एन इज इक्वल टू पावर अपॉन 200, इसको मैं ऐसे करता हूं, ध्यान रखो, ये पावर है आपका 1000 किलो, मतलब 10⁻³ कर देता हूं, ये आपका हो गया 200 मेगा, मतलब 10⁻6 हो गया, ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया आपका 5। ओके, तो इसको करेंगे 50/16, चलेगा, ऐसे ही रखो, मैंने 0 यहाँ पे दिया था, 50/16, यहाँ पे होगा -13 और ये 16। ओके, अभी ऐसे ही रखो। दीज आर द नंबर ऑफ यूरेनियम-235 डिसइंटीग्रेट्स
पर सेकंड में इतने हो रहे हैं, लेकिन आपको तो पर आवर में बोला है। सो पर आवर बहुत खतरनाक जाने वाला है बच्चों ये। 15/16 इंटू 10⁻16 और यहाँ पे 24 इंटू 3600 करेंगे। एक अरे पर आवर पूछा है, सॉरी पर आवर पूछा है ना, 1 आवर, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ओके बराबर है। ओके अभी इतने का मास कितना वो हमको पता नहीं है, इतने का मास कितना नहीं पता है, लेकिन हमको इतने का मास कितना है वो पता है कि भाई कितने 6.023, उसको 6 बोल देंगे तो चलेगा, इसको 6 बोल दोगे तो चलेगा। 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब कौन, 6 इंटू 10⁻23, इसका मास होता है 235 ग्राम। तो इसका मास कितना 15/60। अरे यार ये रखना जरूरी है क्या, डायरेक्ट करो यार आप लोग भी। तो ये मास कितना, चलो तो करेंगे, मास इज इक्वल टू 235 इंटू 50/16 इंटू 10⁻16 इंटू 3600 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। ये जो मास आएगा ना बच्चों उतना आएगा। अभी इसको कैसे करें, ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -7, ये चलो इसको यहां से निकाल के 600 कर देता हूं। चलो बस अभी क्या करेंगे, इसको 240 मान लो, 240, इसको 240 मान लो तो अप्रोक्सीमेटली 15 आ जाएगा, इसको 15 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 15 6 90 और ये 40 माइक्रोग्राम के आजू बाजू। माइक्रो तो कैसा आएगा, लेकिन पावर तो देखो यार, माइक्रो तो नहीं आएगा, माइक्रो तो नहीं आएगा बच्चों, देयर इज सम लफड़ा। सही है कैलकुलेशन, फिर से एक बार चेक कर लो। पर आवर पूछा होगा कि पर सेकंड पूछा होगा, पर सेकंड गिने तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जो मैं ये ना लिखूं, नहीं तो भी नहीं आ रहा है भाई, इसमें कुछ लफड़ा है, बरोबर है, पावर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, भाई हमको पता है कि फ्यूजन रिएक्शन किसका करवाना है, लाइट न्यूक्लियाई का। फ्यूजन हमको लाइट न्यूक्लियाई का करवाना है। न्यूक्लियाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो समझो एक लाइट न्यूक्लियस दूसरे लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन होने जा रहा है, लेकिन भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो उसको ओवरकम तो करना पड़ेगा। तो ओवरकम करने के लिए इनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 3/2 kBT। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दे शुड हैव काइनेटिक एनर्जी, और उसके कारण सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के लिए उनको हाई टेम्परेचर पे ही प्रोसेस बनेगी। तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इन अप टू ओवरकम द कूलम्बियन फोर्स, रिपल्शन फोर्स। सही है, तो आपका आंसर सी आएगा। 62, इफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 देन द रेडियस ऑफ कॉपर 64। अरे यार आ गया वापस, आर प्रोपोर्शनल टू ए की 1/2। जिसकी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखेंगे, एल्यूमिनियम को नीचे रखेंगे। तो सामने यहां पे एल्यूमिनियम का मास कॉपर का मास अपॉन एल्यूमिनियम का, यहां पे 1/3। ये कौन है भाई साहब, ये तो 64 है। ये कौन है भाई साहब, 27 है, उसका 1/3 पावर करेंगे। RCU कौन है, फाइंड करना है। RAL कौन है, 3.6 है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 4/3। तो R कॉपर मिल जाएगा 4/3 इंटू 3.6, कैलकुलेट कर देना। 12 3 जा 36 और ये 4 जा मतलब 4.8 फर्मी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। हमको पता है
लाइट वेट न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, फिर इंक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम बनेगी 26 या फिर 56 पे, और फिर हैवी न्यूक्लियस की तरफ डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मास नंबर। तो आपका आंसर डी आ जाएगा। डिक्रीज कंटिन्यूअसली गलत, फर्स्ट डिक्रीज नहीं, वे पहले इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कंटिन्यूअसली नहीं, वो भी गलत है, बराबर है। Fe तक इंक्रीज होती जाएगी, फिर डिक्रीज होती जाएगी। 64 अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी, देयर पेनिट्रेटिंग पावर। आगे आ गया, पेनिट्रेटिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है, तो हमने पढ़ा गामा का सबसे ज्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो गामा बीटा अल्फा कहां पर है, ऐसा आंसर ये है आपके बी में। सही है, सही है। 35th, sorry 65th, a certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion. The mass defect आपको दी है भाई, mass defect, ये आपको mass defect ही बोल दी है 0.02866 U. The energy liberated per U पर न्यूक्लियन होना चाहिए, यहां पर शायद न्यूक्लियन होना चाहिए, मुझको ऐसा लग रहा है, देखते हैं। पर यू तो फिर ये पर यू तो एनर्जी दी है, यहाँ पर न्यूक्लियन होगा, यहाँ पे क्या है, पर न्यूक्लियन। ओके, तो पहले तो मास डिफेक्ट एनर्जी फाइंड कर ले भाई। बाइंडिंग एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू 931.5, और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, तो इसी एनर्जी को उसी के मास से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहां पर कौन बन रहा है, हीलियम बना। ओके, तो हीलियम कौन है, 2He4, तो उसका पर न्यूक्लियन क्या होगा, 4। चलो डेल्टा एम 0.02866 931.5 अपॉन 4, यही आएगा। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लूं, इसको मैं जो 1000 मान लूं ना, तो ये 28 आएगा। 20 मान लो भाई, ऐसा मान लो भाई, नहीं तो नया आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास। इसको 1000 मान लो, तो ये 28 के आजू बाजू आएगा। 28/4 मतलब 7 से थोड़ा कम आएगा, तो मेरे हिसाब से आंसर बी आना चाहिए। सही है, सही है। 66 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम 37 इज RAL एंड टेल्यूनियम का पूछा है। अरे यार, फिर से कितनी बार लगातार एक ही MCQ। टेल्यूनियम की फाइंड करनी है, एल्यूमिनियम की चाहिए, तो अभी डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक मास टेल्यूनियम का 125 आएगा, एल्यूमिनियम का 27 आएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो RTE इज इक्वल टू 5/3 R एल्यूमिनियम हो जाएगा। बोलो बच्चों, इससे इजी जीवन में कुछ भी हो सकता है क्या, नहीं। 67 अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एट रेस्ट। ओके, रेस्ट पे था मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ओके, डिकेस इनटू 2 न्यूक्लियर थोरियम एंड हीलियम। यूरेनियम था, वो बना थोरियम प्लस हीलियम। भाई इसका मास हैवी होगा, मान लो कि इसका A है, तो इसका मास A-4 और इसका मास 4, ये ज़्यादा हैवी मटेरियल है और ये कम है। देन मोमेंटम, भाई मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा, ये 0 पे था और इसमें से 2 पार्ट हुए, तो इसका मोमेंटम P1 और इसका P2, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा, द हीलियम न्यूक्लियस है मोर, जो पहले लिखा है हीलियम हैज लेस मोमेंटम, भाई ये तो गलत है। द हीलियम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम। अभी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv², या तो फिर p²/2m, लेकिन 1/2 mv² नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर सेम क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम आपके इक्वेशन में होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू p²/2m, p तो सेम है, तो k प्रोपोर्शनल टू 1/m, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मास ऑफ हीलियम इज लेस देन मास ऑफ थोरियम, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। तो हीलियम हैज
more kinetic energy. Clear, 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 clear. 68. The energy liberated for nuclear fission is 200 MeV. Okay, we know that. If 10 raised to 20 fission occurs per second, so power, अरे यार power तो हमने बोला, power is equal to what? Energy per second. एक फिशन की एनर्जी कितनी? 200 मेगा ईवी. ऐसे कितने फिशन हुए? 10 raised to 20 हुए. कितने सेकंड में हुए? 1 सेकंड में हुए. तो 200 इंटू 10 to 8. ई आप ले लो, ईवी को ले लो 1.6 इंटू 10 to पावर माइनस 19 और 10 to 20. तो यहां पर बच्चों, यहां पर क्या बच्चों 3.2 वाला आंसर आएगा. ऐसा एक ही है बच्चों, और तो कुछ है नहीं. 6.2 इंटू 2 3.2 और ये 0 यहां पे 10 30, ये 10 होगा तो ये 30 होगा, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 11. क्यों नहीं आया? 200 मेगा ईवी 10 to 20 बोला है, सही बोला है. यहां पे पावर में गलती है, या तो फिर मुझको ऐसा लग रहा है, देखो ये 1.2 इसको दे दूं मैं तो 3.2, ये 0 यहां पे दूंगा तो 10 to 10, 10 और 20 30 और ये -11 -90 तो 11 आ जाएगा. ये ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ये होगा किलोवाट. वॉट में दिया है तो ये आंसर आना चाहिए, किलोवाट में दिया तो ये आंसर आना चाहिए. तो यहां पर तो एक भी सेट नहीं हो रहा है बच्चों, एक भी सेट नहीं हो रहा है. यहां पर तो 10 to 8 पावर आ रही है. आंसर डिजिट में ये आएगी लेकिन पावर सेट नहीं है, पावर आपको सेट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल किसका बना है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. हमको पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस. द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम. भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस. m मास को इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू mc². 0.5 ग्राम मतलब kg करना पड़ेगा तो -3. 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम को kg में -3 किया और ये हुआ 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर. 9 और ये उसका आधा, 4.5 वाला आंसर आपका. लेकिन बच्चों देखो ऐसा एक और भी है, वहां पर भी है, तो आपका वो आने वाला है. पता है क्यों वो आने वाला है? क्योंकि पावर आपको सेट करनी पड़ेगी. ये 16 पावर -3 करनी पड़ेगी ना. चलो 71. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10 टू पावर -20 जूल. द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे यार एनर्जी किस में दी है? -20 जूल में दी है. इसको आपको ईवी में कन्वर्ट करना है तो बच्चों क्या करेंगे? -19 करेंगे. 1/1.6 0.625 होता है और ये 10 टू पावर -1 ईवी हो गया. 0.06 जितना आंसर आ जाएगा आपका. When uranium isotopes 235 इस बॉम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन. भाई इसको हमने एक न्यूट्रॉन से बॉम्ब मारा, बॉम्बार्ड करवाया, तो ये 90 to 236 बन गया. जनरेट्स क्रिप्टॉन. भाई क्रिप्टॉन बना यहां पे 36 और ये 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं. भाई 3 न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं, तो यहां पर कौन आएगा? यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा. इसको बोलेंगे x. तो फिर बच्चों इसको मैं z बोल दूं, इसको a बोल दूं. सामने बैलेंस कर लो. चलो ये यहां से बैलेंस करना है, आगे वाला तो बैलेंस ही है. तो 92 इज इक्वल टू 36 प्लस z और ये तो 0 हो गया. तो यहां पर आपको z मिलेगा 56. तो 56 वाला तो एक ही आंसर है, तो फिर आगे गिनने की जरूरत ही नहीं है, यही अपना आंसर. सही है, सही है. 73. A nucleus with the mass number 240 breaks into 2 fragments, each of mass number 120. The binding energy of nucleon of unfragmented nuclei, इसकी binding energy per nucleon 7.6 है, while that of fragment is 8.5. The total gain in binding energy of the process is. चलो बच्चों, x कौन था? 240 था. उसमें से बना कौन? y बना, जिसका 120 है एटॉमिक मास, लेकिन ऐसे 2 बने
और साथ में कुछ एनर्जी लिख देते हैं। चलो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06 है, 7.6 है। और ऐसे न्यूक्लियन कितने हैं 240, लेकिन आगे माइनस कर देता हूं, आगे माइनस कर देता हूं क्योंकि बाइंडिंग है। यहां पर क्या करेंगे भाई, इस पर भी 120 120 दोनों सेम ही है, और एक की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.5। एक न्यूक्लियाई में 120 है लेकिन दोनों सेम ही है, तो मैं 240 कर ही देता हूं यहां पे, और यहां पे माइनस प्लस यहां पे Q कर देंगे। इसको इस साइड लाएंगे तो Q by 240 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 8.5 माइनस 7.6 कर लेंगे तो 240 इंटू 0.9 216 आएगा शायद, 216 वाला, हाँ तो 216 मेगा ईवी आंसर आ गया। 74। चलो ये प्रोसेस में X एलिमेंट कौन होगा, 11 सोडियम 22, उसमें से X कौन है पता नहीं, लेकिन यहां पे E+ मतलब कौन, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन, और ये न्यूट्रिनो, लेकिन उसको तो कुछ होता नहीं है। ओके, इसको 0 0 ही करना है, 0 0। ये कौन भाई, यहां पे ZA बोल दे, A0 तो आपका A तो 22 ही आ गया, बैलेंस कर लिया तो, और यहां पे 11 इज इक्वल टू Z+1, तो Z आपका हो जाएगा 10। 10 और 24 वाला कौन है, ऐसा तो कोई है ही नहीं, अरे सॉरी ये 22 है भाई, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती हो गई, सर गलती कर जाते हैं, सर गलती कर बैठे हैं। ओके तो 10 22 कहां पर है ऐसा नियॉन 10 22। 75 the nucleus of mass number 185 split into two nuclei having mass number 125 and 64, the ratio of radius of two daughter nuclei। अरे रेडियो किसका पूछा है, रेडियस का, किसका, इन दोनों का, जो डॉटर है, जो प्रोडक्ट आई वो, तो R1 अपॉन R2, तो सामने क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 कौन है 125, A2 कौन है 64, इसका क्यूब रूट 5/4, तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। 76 यहां पर कौन बनेगा, चलो देखते हैं, समझना ध्यान से, यहां पर थोड़ा रफड़ा है, आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, ऐसे ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में मेंशन तो किया है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। देखो 2023 के पहले ये सब एनसीईआरटी की बुक में था, लेकिन क्वेश्चन पता है कहां पे आया है 2024 में, इट मींस दे आर आस्किंग। ओके तो यहां पर ये Y आया, और यहां पे लिख देता हूं 2He4, क्यों भाई, क्योंकि इसने अल्फा पार्टिकल करवाया। फिर आगे जाते हैं, फिर अल्फा पार्टिकल में से Z बना, लेकिन यहां पे पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन को लिखने का स्टाइल है 1 + 1 = 0। फिर आगे बढ़े, आगे Z आ गया, अरे नहीं Z नहीं, मैंने कुछ गलती की, X Y Z बन गया, Z से के बाद P बन रहा है, सॉरी P बन रहा है, P बन रहा है, सही है, और फिर Q बन रहा है, लेकिन P के साथ भी कौन रिलीज हुआ, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं यार, आप याद रखो, फिर ये तो अभी समझा रहा हूं आपको कि जो शायद आपको आ जाए। तो ये P हो गया, और वो भी Q कर रहा है, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, बीटा पार्टिकल। चलो देखते हैं, स्टार्ट यहां से करेंगे, यहां से, इसका नाम है 82 भाई, 82 में से 2 इसको दे दिए तो यहां पे 80 बचे, यहां पे 290 थे, 4 इसको दे दिए तो यहां पे 286 बचे। अभी आगे जाते हैं, यहां पर 80 और 2 थे, मतलब टोटल कितने थे 82, और बैलेंस करके तो एक को इस साइड भेजोगे तो यहां पे 81 आ जाएगा, यहां से 2 इसको मिल गया वापस, तो 81, और ऊपर तो 290 जो था, अरे रे ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, अरे बच्चों गलत था, गलत, ये पूरा गलत, छोड़ दो यार, छोड़ दो, चलो थोड़ा लफड़ा हो गया, ऐसे लिखोगे ना तो लफड़ा हो जाएगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये मैंने एक ही में क्यों बताया। X 90 to 82 290 है, उसमें से पहले अल्फा गया, अल्फा मतलब 2He4 जाएगा, तो ये 80 हो गया और ये 286 हो गया। अभी आपका जो Y है वो 8286 था, उसमें से आपको Z बनाना है, लेकिन
कौन +1 E0 करके बना है, तो 80 में से ये 1 यहाँ पे दे दिया तो इसको कितना मिलेगा 79, और यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा 286। अभी Z की बात करेंगे भाई, Z जो आपके पास था वो 79 286 था, और उसमें से P बन रहा है, आपने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो देखो ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा बैलेंस के लिए, और ऊपर 286, और फिर आपका P 286 है, और फिर से आपने Q बनाया लेकिन वही इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा और 286, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 81 286 एंड 81। आपको मास नंबर पहले पूछा है और एटॉमिक नंबर बाद में पूछा है, तो पहले 286 आएगा और फिर 81 आएगा। वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है। याद रखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एनर्जी हीट करेगा विथ लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसका एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर कम उसका इंक्रीज होगा, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं ड्यू टू हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिशन इन यूरेनियम 92, देन फास्टर न्यूट्रॉन कैन कॉज, लेकिन कैसा, कैन कॉज बेटर लिख दूं यहां पे भाई, बेटर फिशन। हाँ, स्लो न्यूट्रॉन अच्छी तरह से फिशन करेंगे फास्ट न्यूट्रॉन से, तो ये वाला सही है। अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, सही है, अल्फा कौन है, हीलियम के न्यूक्लियाई। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, हाँ भाई बीटा रेज कौन है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन। अभी बीटा रेज में दो टाइप्स के होता है भाई, बीटा रेज, बीटा माइनस प्लस नहीं बोला है, और पॉजिट्रॉन बोल दिया ना भाई, अरे बरोबर है यार, पॉजिट्रॉन बोल तो दिया है, मुझको लगा इलेक्ट्रॉन बोला है सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस होगा तो पॉजिट्रॉन, तो ये भी सही है। अरे 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 रे, ये भी सही है। गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्स-रेज, अरे नहीं भाई, गामा रेज की वेवलेंथ तो सबसे कम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन, गामा रेज, तो यहां पे आंसर क्या आएगा ABC ओनली। आपका करेक्ट कौन है, ABC ओनली। नेक्स्ट, ओके, खत्म हो गए। तो बच्चों PYQs कितने थे, 78 थे शायद, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आ रहा है, रिवाइज अगेन। ये पूरा बैठ के एक बार रिवाइज करो, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा पक्का, तो इतना पहले प्रिपेयर करो, बरोबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, बरोबर है। तब तक पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, बार बार देखते रहना, नीट की एग्जाम तक इसको भूलना नहीं है। चलो मिलते हैं, जय श्री कृष्ण।